दोस्तों नमस्कार। 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों 14 जनवरी को मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें यह कहा था कि जिस तरह से 8 समन भेजे गए और कार्रवाई नहीं हुई, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को 4 समन भेजे गए और वो ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए, इससे ईडी की साख पे पट्टा लग रहा है। ऐसा लगता है कि ईडी सिर्फ सम्मन भेजती है और अगर लोग उसके सामने नहीं आते हैं तो शायद ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों शायद ईडी तक ये बात पहुंच गई है। अब ईडी की तरफ से कार्रवाइयां शुरू हो गई। इस समय हेमंत सोरेन साहब अरेस्ट हो गए हैं और उनका ये कहना है कि हम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। ये वही तरीका है जैसे मनीष सिसोदिया ने और सत्येंद्र जैन ने ये कहा था कि हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ये फर्जी केस है। केजरीवाल साहब के पास भी 4 समन जा चुके हैं और वो बार बार ये कहते रहे हैं कि ये फर्जी केस है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि अगर ये फर्जी केस हैं तो कोर्ट से इनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही? इनके वकील कोर्ट को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं कि ये सब फर्जी केस है? एनीवे, कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट में चलेगी। लेकिन आज जो मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं कि जो वेटिंग लिस्ट है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में, वो और कौन बड़े नाम हैं। आने वाले दिनों में हम किन पे कार्रवाई होने की संभावना देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। चलिए एक एक करके हम नाम देखते हैं। करीब 25 बड़े नाम हैं भारत की राजनीति के, जिनके ऊपर आने वाले दिनों में आप कार्रवाई होते देख सकते हैं। कईयों पे तो हो भी गई है, कुछ लोग बेल पे बाहर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप उन पे भी कार्रवाइयां होते देख सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जितने पॉलिटिकल केसेस हैं उनको भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए और 1 साल के अंदर उनकी सुनवाई करके उस पर निर्णय दिया जाए। तो दोनों तरफ का प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर भी है, चुनाव भी है और कोर्ट्स का भी प्रेशर है। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम देश की सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी है उस पर नजर डालते हैं। उनके जो 3 मुख्य नेता हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, तीनों के तीनों नेशनल हेराल्ड केस में जिसपे सस्पेक्ट बनाए गए हैं और तीनों के साथ पूछताछ जारी है। अब जिस तरह से पूछताछ जारी है उस पर राहुल गांधी साहब के ऊपर 50 घंटे की कार्रवाई हो चुकी है। सोनिया गांधी को भी पूछा गया है और इस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके ऊपर भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड के बीच में, उसको लेके उनसे भी पूछताछ होगी। क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी, यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड के पदाधिकारी सब के सब लोग मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सम्मिलित हैं। 2 और बड़े नाम, पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम, दोनों के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। चिदम्बरम साहब तो वैसे भी अरेस्ट होकर जेल में गए थे आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस के केस में, और अब जमानत पे बाहर हैं। और दूसरी तरफ कार्तिक चिदम्बरम को चाइनीज कंपनीज के साथ हवाला ट्रांजैक्शंस में और वीसा के मामलों में इन्वॉल्व होने के लिए दोषी पाया गया है और उस पे भी इस समय ईडी की कार्रवाई चल रही। अब हम आते हैं एक और महत्वपूर्ण घटक जो बीजेपी के साथ था, वो है शिवसेना का। शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन में संजय राउत जो अरेस्ट हुए थे और उनका और उनकी वाइफ का एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इरेगुलरिटीज के कारण उसमें नाम आया है और इस कारण अभी वो बेल में बाहर हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। ठाकरे फैमिली को लेकर भी काफी सारे एलिगेशंस हैं और ईडी की कार्रवाई उन पे भी है मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर। एक और इम्पॉर्टेंट नेता है शिवसेना के, वो हैं अनिल परब। इन्होंने रत्नागिरी के अंदर जो कोस्टल रेगुलेटरी जोन है उसकी अवहेलना करके एक रिजॉर्ट का निर्माण किया था
और उसके साथ ही उन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो भी उन पे चल रहा है, तो उन पे भी 2 केस आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र की एक और महत्वपूर्ण पार्टी जो है एनसीपी, उसमें जो जितने बड़े नेता हैं सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। शरद पवार साहब और उनसे संबंधित जो कार्रवाई और उनके जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको ईडी ने अटैच भी कर दिया है कि आप इस तरह का जो कार्रवाई है उसमें सहयोग करें, और उन पे इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। इसी तरह से अजीत पवार के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अब वो एनसीपी का जो दूसरा घटक बना के अब वो चले गए हैं बीजेपी के साथ। इस समय उप मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार में अजीत पवार शामिल हैं। एक और बड़ा नाम जो एनसीपी में है वो है प्रफुल्ल पटेल का। उनके ऊपर भी इस समय जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो जारी है, और कई सारी प्रॉपर्टीज लिंक की गई है कि ये बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, और ईडी ने उनको अभी अटैच करने का भी प्रावधान कर दिया है। 2 और बड़े नेता जो काफी चर्चा में रहे, एक थे नवाब मलिक, जो आपको ध्यान होगा मुकेश अंबानी के घर के सामने जब वो एक वैन मिली थी विद एक्सप्लोजिव्स, उस समय अनिल देशमुख थे ये उसके महाराष्ट्र के गृह मंत्री। उन पे आरोप लगा क्योंकि जिस पुलिस वाले ने ये कहा कि मुझे रिश्वत के लिए इन्होंने कहा था, उस मुद्दे को आगे बढ़ाया गया, और जब शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया गया तब नवाब मलिक के लगातार स्टेटमेंट आ रहे थे। इन दोनों पे भी ईडी की कार्रवाई हुई और दोनों अरेस्ट हुए। इस समय नवाब मलिक बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस बाहर हैं, और अनिल देशमुख अभी जेल में है। एक और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में कई बड़े आपने नोटों के पहाड़ देखे थे, लेकिन इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है ममता बनर्जी के जो नेफ्यू हैं अभिषेक बनर्जी, उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, उनके ऊपर प्रेशर है, और उन पे जो आरोप है वो है कोल स्मगलिंग केस को लेकर। उन्होंने वहां पे मनी का ट्रांजैक्शंस किया, और एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने कहा कि बेनामी संपत्ति उनकी और उनके वाइफ के नाम पे है, और इसको लेके भी कार्रवाई चल रही है। पार्थ चटर्जी, आपको पता है कि उन्होंने टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में नोटों के पहाड़ मिले थे उनके और उनकी महिला मित्र के घर पे। इस समय वो दोनों अरेस्ट हैं। और साथ ही साथ अनुव्रत मंडल, इनको भी इन्वेस्ट किया गया था, और इन पे सबसे बड़ा जो केस था वो था कैटल स्मगलिंग केस। अगर आप वेस्ट बंगाल से फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा कि भारत से बांग्लादेश नदी के रास्ते कैटल स्मगलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, और उसके मुख्य कर्ता धर्ता थे अनुव्रत मंडल। उनको भी सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा वो साउथ से डीएमके के नेता सेंथिल बालाजी को भी इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट कर लिया गया। उन पे इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन, पीएमएलए का इन्वेस्टिगेशन दोनों जारी हैं, और कैश फॉर जॉब स्कैम उसमें भी वो इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है बिहार से। बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार किसी ना किसी घोटाले में सम्मिलित है। पहले आपने लालू परिवार को चारा घोटाले में देखा था, अब जो लालू जी के ऊपर केसेस चल रहे हैं और उनके परिवार पे वो है जॉब फॉर लैंड स्कैम। रेलवे मंत्री थे, गरीब लोगों के बच्चों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनकी जमीनें हथियाना, ये आरोप है उन पे, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ईडी ने कहा है कि जितनी भी इनके पास जो प्रॉपर्टी आई है इनके बच्चों के पास और इन परिवार के पास, ये सब 2 नंबर का रास्ता है, ये सब करप्शन मनी है, क्योंकि ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है लालू परिवार का जिससे आप ये कह सकें कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने एक्वायर करी है वो उनकी मेहनत से है या उनकी कोई नॉन सोर्स ऑफ इनकम से है। इसीलिए उनके ऊपर
ईडी की कार्रवाई चल रही। एक और बड़ा नाम जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो है यूपी में अखिलेश यादव। आजम खान साहब के ऊपर भी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसका केस चल रहा है और अरेस्ट भी हुए और इस समय बेल पे बाहर हैं, सीतापुर जेल में रहे। और अखिलेश यादव के ऊपर जो केस चल रहा है वो है इलीगल सैंड माइनिंग केस, और ये उस समय का है जब ये चीफ मिनिस्टर थे और इनके पास एडिशनल पोर्टफोलियो था एज ए माइनिंग मिनिस्टर। तो इस समय अखिलेश यादव के ऊपर भी ईडी का करप्शन का केस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सीबीआई भी इन्वॉल्व है। और सबसे ज्यादा जिसके बारे में आप लोग पूछते हैं वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस समय जेल में। अब जो सबसे बड़ा नाम सामने आता है वो है अरविंद केजरीवाल का। अभी तो जो ईडी है उसने कोर्ट को ये बता दिया कि साहब संजय सिंह ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया था ताकि 2 नंबर के पैसे को कैसे ठिकाने लगाना है, उसके लिए एक पूरा षड्यंत्र बनाया गया। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से लीकर पॉलिसी बनाई गई और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि 338 करोड़ रुपए का घपला हुआ है और साथ ही साथ करीब 3000 करोड़ के आसपास दिल्ली के राजस्व का नुकसान हुआ है, और चीफ मिनिस्टर होते हुए कोई भी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के बगैर हो नहीं सकती। ये दिल्ली का कानून बोलता है और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स यही कहते हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो 4 सम्मन केजरीवाल साहब को जा चुके हैं, अब सीबीआई उनकी तरफ भी देखेगी और आपको अगले कई दिनों में कई और घटनाएं होती दिखेगी। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि चुनाव से पहले हिंदुस्तान की राजनीति में और कई अभी भूचाल आने बाकी। आपको क्या लगता है अगला नंबर किसका होगा? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और क्या लगता है कि कब तक ये कार्रवाइयां होंगी? क्या चुनाव से पहले होंगी या चुनाव के बाद होंगी? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक वंदे मातरम।